साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय जो द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती आई है उसको लेकर अभ्यर्थी का बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि सर एडिट का ऑप्शन कैसे मिलेगा, पेमेंट हो जा रहा है, बहुत सारा समस्या आ रहा है कि पेमेंट हो जा रहा है, सक्सेसफुल हो जा रहा है, लेकिन फिर वो पैसा वापस आ जा रहा है। कई सारे विद्यार्थी आरोप लगा रहे थे और बीएसएससी फिर से बताया जा रहा है कि भर्ती आने वाली है सीजीएल का, सचिवालय सहायक का, और उसके बाद रिजल्ट को लेकर भी बहुत सारे परेशान हैं। सभी पर चर्चा करेंगे। रामांशु सर मेरे साथ हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर तबीयत अब ठीक हो गया है? पहले सब काफी ठीक है, बेहतर है। बीच में जो है थोड़ा सा तबीयत मेरी जो है दशहरे के बाद खराब हो गई थी, इसलिए आपसे इंटरव्यू भी नहीं हो पा रहा था। अब ठीक ठाक है, बढ़िया है। अच्छी बात है। विद्यार्थी लोग का आप ही से, चूंकि आप भी इस विभाग में रहे हैं, इस सचिवालय सहायक रहे हैं, कुछ दिन तक काम किए हैं, उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू कर दिए। सर क्या लग रहा है? सबसे पहले चर्चा करेंगे एग्जाम को लेकर। क्या विद्यार्थी अप्रैल कभी बता रहे हैं, कोई जून, कोई बोल दे रहा है इस साल नहीं होगा, कोई बोल दे रहे हैं कि अप्रैल जून क्या होगा, अब चुनाव बाद होगा, कोई बोल दे रहे हैं कि फरवरी में भी हो सकता है। क्या संभावना लग रहा है? देखिए, दरअसल क्या है कि अभी तो 11 दिसंबर तक जो डेट ही है फॉर्म भरने का सब कुछ। उसके बाद क्या है कि दो समस्याएं हैं। पहला समस्या क्या है कि बिहार एसएससी 10+2 में एडिट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और बहुत सारे बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी छोटी छोटी, चूंकि कई बार बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे तो बहुत सारी गलतियां भी उनसे हो जाती हैं। इसलिए पहला तो ये है कि बिहार एसएससी को एक मौका देना चाहिए ताकि बच्चे को एडिट ऑप्शन दे दे, ताकि जो गलतियां हो सके उनको सुधारा जा सके। तो मुझे लगता है कि बिहार एसएससी को ये देना चाहिए, देगा भी। उससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा। तो अभी 11 दिसंबर तो ही है। जब सारा फॉर्म भर लिया जाएगा, फॉर्म भरने के बाद सब कुछ चेक हो जाएगा, सब कुछ सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद देखा जाएगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अप्लाई किए हैं, उसके बाद ही तो डिसाइड हो पाएगा ना कि एग्जाम कब होगा, कब नहीं होगा। तो अभी जब सब कुछ सारा प्रोसीजर चल रहा है तो एग्जाम की डेट कहां से फाइनल हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम जो पेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे अभी बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, फिर दरोगा का एग्जाम होने वाला है, उसका जो है बिहार पुलिस का एक बहुत बड़ा एग्जाम है वो होने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग में फिर अब जो फरवरी मार्च का सेशन शुरू होता है तो उसमें सारे बोर्ड के एग्जाम होने लगते हैं। सीबीएसई है, आईसीएसई है, बिहार बोर्ड है। तो ऐसे कंडीशन में भी एग्जाम के बारे में जो है प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा। पहले फॉर्म भर लिया जाए, उसके बाद ही मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि एग्जाम कब होगा, तभी फिक्स नहीं है। सर जिस तरीका से पहले बीएसएससी इंटर लेवल में रुझान था, या इससे पहले चल जाइए बीएसएससी थर्ड वाला यानी सीजीएल थर्ड जो भर्ती आई, उस पर जिस तरीका से फॉर्म अप्लाई हो रहा था, बच्चे उस तरीका से इसमें इच्छुक नहीं है। फिर भी 15 से 20 लाख गिर जाएगा, चूंकि 12 लाख तो उस बार वही गिरा था आवेदन ग्रेजुएट लेवल। सर एक सीट पर यदि देखा जाए तो 135 से 40 बच्चे फाइट करेंगे, 150 भी हो सकता है यदि संख्या बढ़ेगा। तो सर इस बार रुझान थोड़ा कम क्यों है? इसका क्या कारण हो सकता है? सर बच्चे बीएसएससी पर क्या विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या बीएसएससी का जो रवैया है कि प्रश्न पत्र बच्चों को नहीं देंगे, बीएसएससी का जो रवैया है कि हम आंसर की नहीं जारी करेंगे, बीएसएससी का जो रवैया है कि हम कट ऑफ नहीं बताएंगे, क्या इस सब को लेकर भी बच्चे अस्वस्थ चल रहे हैं कि डालें नहीं डालें, ये भी सोच रहे हैं? देखिए, ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं माने रखती ही हैं। ये जो है पेपर न देना, एग्जाम सही ढंग से ना हो पाना, पेपर आउट हो जाना, फिर बच्चों का फिर मांग करने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई न होना, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो उससे बच्चों का मन में एक विश्वास जो है कमजोर होता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि अभी रुझान हमें नहीं दिख रहा है, तो रुझान न दिखने का कारण क्या है कि पहले बहुत सारे बच्चे पटना और आसपास ही रहते थे, अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग इंटीरियर में रह रहे हैं। और जब से कोरोना काल के बाद जो है इंटरनेट की सुविधा सब गांव गांव तक पहुंच गई है, तो उसके माध्यम से बहुत जगह से लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए जो है बहुत खुल के देख के नहीं आ रहा। लेकिन नॉर्मली हमें लगता है कि बिहार एसएससी का जो ये 10+2 का फॉर्म है, कम से कम 15 से 20 लाख तो होगा ही होगा, किसी भी हालत में होगा, तो उतना तो फॉर्म भरा ही जाएगा। लेकिन नो डाउट बिहार एसएससी का जो अभी तक का कार्य प्रणाली रहा है, उससे थोड़ा सा बच्चों में का विश्वास होता है, इसलिए थोड़ा सा शांति चारों ओर दिख रही है। सर अभी टीचर का बहाली होने वाला है, एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, उसमें देखा जाए तो कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां एक सीट पर 1-2 बच्चे फाइट करते हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे एक सीट पर कुछ कम ही बच्चे मिल पाते हैं, कई ऐसे हैं जहां पे सोशल साइंस वगैरह देखा जाए तो 10 से 15 फाइट करते हैं। लेकिन बिहार एसएससी में अगर एक सीट की बात करेंगे तो 150 बच्चे फाइट करेंगे। इसमें सटीक रणनीति चाहिए, और खास तौर पर देखा जाए तो बिहार एसएससी का प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो भी बदलते जा रहा है पैटर्न के अनुसार। बच्चे क्या करें? क्या एनसीईआरटी से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, या कैसे अब लग जाए? देखिए, ये 10+2 का एग्जाम है,
ये कोई बीपीएससी का एग्जाम नहीं है, बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं है जी। कि एनसीईआरटी से सारी चीजों को पढ़ें। जी इसमें जैसे रेलवे के एग्जाम पूछे जाते हैं उसी तरह के एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जी तो इधर प्रीवियस ईयर्स के जो भी रेलवे के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप लोग सॉल्व करते रहिए। जी प्लस बाकी जो हिस्ट्री है, थोड़ी सी ज्योग्राफी है बिहार रिलेटेड, उसको पढ़ते रहिए। जी प्लस करंट अफेयर्स का धीरे धीरे जो है वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहिए। ये काम तो आप रेगुलर बेसिस पे करिए। बहुत ज्यादा जाके डीप में आपको पढ़ाई इसमें नहीं करनी है। लोग सोच रहे हैं कि अब 10+2 का है तो हम वही पढ़ाई करें जो बीएसएससी सीजीएल वाला होता है, या फिर सीजीएल का एग्जाम होता है, या बीपीएससी दरोगा का एग्जाम, उसका लेवल थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का कंपटीशन है। इसमें जो है सिंपल टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, जितने आपके पास फैक्ट याद रहेंगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। ये जैसे टीचरों वाला होता है ना, तो टीचरों वाला इस बार जो बीपीएससी ने लिया था ना, इसलिए पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदला था। इसलिए इसमें बच्चों को पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस पे, मतलब जितना सेट पढ़ाई, प्रैक्टिस। हाँ, जितना पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, उसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि डेली बेसिस पे कम से कम एक कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, और उसमें देखिए कि आपको क्या क्या नहीं आ रहा है। जो जो नहीं आ रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे पढ़ाई का एक तरीका ये होता है कि पूरा पढ़ गए और क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। पढ़ाई का दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे जो हैं, टॉपिक का नहीं आ रहा, उस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ जाए ताकि दोबारा उससे प्रश्न गलत नहीं हो। इन पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक बार पढ़ जाइए, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, फिर एक बार पढ़ जाइए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के बाद जो जो आपको वीक पोर्शन दिखे उसको बार बार करने की कोशिश कीजिए, बार बार पढ़िए, उसको डीप में पढ़िए, उसको एक नहीं 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब से पढ़िए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सर, कई सारे प्रश्न अभ्यर्थी कर रहे थे। एक प्रश्न ये आ रहा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, उनका पेमेंट कट जा रहा है, फिर भी उसमें सक्सेसफुल नहीं लिखा जा रहा है। बहुत सारे, तो इस कंडीशन में सर बच्चे हतोत्साहित हो रहे हैं। तो क्या यहाँ एडिट का ऑप्शन या कोई आयोग द्वारा देखा जाता है कि बीपीएससी आयोग में कोई समस्या होता है तो तुरंत चेयरमैन सर, अतुल सर तुरंत उसको अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर बता देते हैं या नोटिस आ जाता है, लेकिन बिहार एसएससी में सर ऐसा नहीं मिलता है। बहुत अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। देखिए, जैसे 2 तरह की समस्या हम लोग देख रहे आ रहे हैं। एक तो जो है कि पेमेंट हो जा रहा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है। दूसरे में क्या कि पेमेंट हो गया और पैसा वापस आ जा रहा है 24 घंटे के बाद और फिर भी सक्सेसफुल दिखा दे रहा है। तो ये 2 समस्याएं हैं। अब जो आपने बात कही कि बीपीएससी में कोई समस्या ऐसी होती है तो तुरंत ट्वीट आ जाता है, तो वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका अलग कार्य करने का एक प्रणाली है। लेकिन जहां तक बिहार एसएससी का भी नए चेयरमैन साहब आए हैं, काफी अच्छे अधिकारी हैं, तो हो सकता है कि उन तक ये बात पहुंचे कि जैसे क्या होता है ना कि जब जैसे मान लीजिए हमने कोई बात कही, आपने कोई बात कही, किसी टीचर ने कोई बात कही, तो ठीक है, बच्चे उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब कोई एक अधिकारी, वहां का चेयरमैन जब कोई बात करता है तो लड़कों का विश्वास और बढ़ता है। तो बेहतर ये है कि वहां के चेयरमैन या फिर वहां का कोई भी स्पोक्स पर्सन हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इन प्रश्नों का जवाब दे सकता हो, तो कम से कम हफ्ते में 10 दिन में एक बार जो है ये देना चाहिए कि भाई ये आपके लिए किया जा रहा है, ये संभावना है, ये ऐसी सारी चीजें हैं। तो बच्चों में एक थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ेगा और बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ, फॉर्म की तरफ काफी जो उनका रुझान भी बढ़ेगा। सर, आप भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उसमें अधिकतर आप जैसे बता रहे थे या आपके जो यहाँ पे वर्कर हैं वो लोग बता रहे थे कि जब भी बीएसएससी का क्लास चलता है तो उसमें बच्चे यही कमेंट करते हैं कि सर प्रश्न पत्र क्यों नहीं मिलता है, सर आंसर की क्यों नहीं जारी किया जाता है, सर कट ऑफ क्यों नहीं बताया जा रहा है। सर, क्या ये सारे डिमांड यदि पूरा हो जाए, यदि कोई सक्षम अधिकारी सुन रहे हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या क्या डिमांड बीएसएससी में सुधार के लिए डिमांड करिए? देखिए, जैसे क्या है ना, ये सिंपल है, इसमें कोई जो है बहुत बड़ी मांग कोई नहीं है, ना इसके लिए कोई आंदोलन, ना ही ट्विटर कैंपेन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा, जब भी कोई पेपर होता है तो एक तो उसका आंसर की जारी होना चाहिए, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम, आंसर की जारी होना चाहिए ताकि लड़के को, अच्छा दूसरा क्या है, क्वेश्चन पेपर जरूर मिलना चाहिए। सर, यहाँ मिलता क्यों नहीं है, क्या समस्या होता होगा, क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, पहले ये कुछ, अब ये तो आज तक हम लोग नहीं समझ पाए कि जब ये है सूचना और प्रौद्योगिकी की क्रांति चल रही है जहां पे हर इन्फॉर्मेशन आदमी को मिल जा रहा है, तो ये क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ और भी चीजें चलती हों, तो पहले तो क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिल जाता। दूसरा क्या होता है, क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ साथ आंसर की मिल जाता, तो लड़के मिला लेते हैं, तो उनको संतुष्टि हो जाती है कि हमने कितने क्वेश्चन किए। उसका एक फायदा ये होता है कि बच्चे आने वाले आगे वाले एग्जाम की जो है तैयारी बेहतर ढंग से कर पाते हैं। आप देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें सारी चीजें होती है, क्वेश्चन पेपर भी होता है, आंसर भी होता है, क्या उसका सही आंसर वो भी बताया जाता है। तो आंसर की देने से ये सब चीजें से बच्चों को जानकारी मिल जाती है। प्लस जब भी रिजल्ट घोषित हो तो कम से कम मेरिट को प्रॉपर ढंग से बता दिया जाए और आप कितना नंबर पाए ये भी दिखा दिया जाए, ये नहीं कि लास्ट में हम दिखाएंगे। तो लड़कों को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि भाई हमने इतना किया था, ऐसा हुआ था।
और आजकल तो क्या हो रहा है कि कॉपी भी दिखा दी जा रही है कि भैया तुमने इतना सब किया था, यूपीएससी क्या दिखा रही बीपीएससी तो दिखा रही, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, किया जा सकता है। तो जो भी सक्षम अधिकारी हैं इन छोटी छोटी चीजों को कर लें तो बच्चों का विश्वास बढ़ेगा, बच्चों का सरकारी नौकरी के प्रति रुझान बढ़ेगा, और थोड़ा सा एक जो है क्या होता है कि अपनी सरकार के प्रति, अपने राज्य के प्रति भी थोड़ा सा लोगों को लगाव बढ़ेगा। एक थोड़ा सा ये आएगा कि हाँ चलो कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। सर लास्ट प्रश्न है साइंस को लेकर। साइंस के लिए चूंकि हर बार साइंस में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, बहुत सारा खोज भी हो रहे हैं, बहुत सारा परिवर्तन भी हो रहे हैं। साइंस का प्रश्न टेक्निकल तरीका से पूछा जा रहा है। यदि बच्चे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 4 अंक का होता है, 100 अंक यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। सर साइंस के लिए क्या करें? देखिए साइंस के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि साइंस में अभी तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चूंकि ये रेलवे का एग्जाम नहीं है कि इसमें जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या है कि बायोलॉजी का पोर्शन, डिजीज का पोर्शन, ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स का पोर्शन, ये सब बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूंकि ये 10+2 है तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से फॉर्म भरे जाएंगे कम से कम 6-8 फॉर्म जो है क्वेश्चन पेपर बनेंगे, तो स्वाभाविक है कि अलग अलग क्वेश्चन भी होंगे। तो उसमें बच्चों को थोड़ा सा ये देखिए कि जैसे एनसीईआरटी जो 9-10 की है वो जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि ये 10+2 का एग्जाम है तो बेहतर है कि जो भी लड़के ये एग्जाम दे रहे हैं 9 और 10th का जो एनसीईआरटी, बहुत बड़ी बुक नहीं है, वो टाइम आपके पास है, उसको अंडरलाइन करके पढ़ जाइए। मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक भी मिलती है जो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, और उस पर आधारित क्वेश्चन खुद बना के सॉल्व कर लीजिए, तो आपके चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। जो छोटे क्वेश्चन छूट जाते हैं वो नहीं। बच्चे क्या करते हैं, साइंस की जो मार्केट में पॉपुलर किताब है सिर्फ उसी पे डिपेंड रहते हैं। तो आजकल एक नया ट्रेंड और चल गया है कि जो बच्चे जो मार्केट में ज्यादा किताबों को पढ़ते हैं ना, वो क्वेश्चंस जो है एग्जाम में हटा दिया जाता है कि आने ही नहीं देना है। क्योंकि अगर आप कोई किताब मार्केट में कितनी बिक रही है ना, ये सब सारा का सारा जो है बीएसएससी बीपीएससी के पास पहुंचता रहता है। तो इसलिए बेहतर ये हो कि उन सब चीजों के अलावा, वो तो पढ़ते ही अच्छी बात है, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पे अगर ध्यान दे बच्चे, तो 9-10 का अगर एनसीईआरटी बच्चे पढ़ लेंगे साइंस का, तो मुझे लगता है कि काफी उनको बेनिफिट मिल जाएगा। जो भी आप लगातार प्रश्न कर रहे थे, मुझे कॉल कर रहे थे, बता रहे थे समस्या को, उस पर मैं रामांशु सर से चर्चा किया। यदि बीएसएससी अभ्यर्थी को इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो, वो तैयारी से रिलेटेड या फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से किसी इंटरव्यू में शामिल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।